जय हिंद। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान हमारे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से सॉल्ट मार्चेस को, किस तरीके से सॉल्ट सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया गया। जैसे हमने बात की थी कि तमिलनाडु में सॉल्ट मार्च को ऑर्गेनाइज किया सी राजगोपालाचारी ने। मालाबार वाले रीजन में सॉल्ट मार्चेस को ऑर्गेनाइज किया गया बाय के केलाप्पन। आंध्रा वाले रीजन में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सॉल्ट मार्चेस को ऑर्गेनाइज किया गया और फाइनली उड़ीसा में कई सारे सॉल्ट मार्चेस को ऑर्गेनाइज किया गया और इनको लीड किया गोपाल बंधु चौधरी ने। इन रीजन्स के अलावा भी सीडीएम हमारे कंट्री में स्प्रेड होगा और वेरियस एरियाज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। उन अलग अलग एरियाज में ये सॉल्ट सत्याग्रह किस तरीके से स्प्रेड होगा उसके बारे में आज अपनी को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आसाम के बारे में। आसाम अपने पीक पे था एनसीएम के दौरान। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान आसाम के लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, लेकिन सीडीएम के दौरान ये जो पार्टिसिपेशन है वो उतने हाई लेवल का नहीं था और उसके कई सारे रीजंस हैं। एक जो प्रोमिनेंट रीजन है वो है कि आसामीज और बंगालीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई थी। हिंदू और मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई थी। बेसिकली कहानी ये है कि ईस्ट बंगाल से बहुत सारे मुस्लिम पीजेंट्स जो हैं वो माइग्रेट करके आ रहे थे आसाम वाले रीजन में। और अपने को पता है नॉर्थ ईस्ट आज तक भी अपने कल्चर को लेके बहुत सेंसिटिव है। तो जब ईस्ट बंगाल से मुस्लिम पीजेंट्स ने माइग्रेट करके आसाम में एंटर करने की शुरुआत करी तो आसाम वाले रीजन में हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आसाम के लोगों का उतना हाई लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलेगा सीडीएम के दौरान। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी, इस पार्टिसिपेशन के कम होने के बावजूद भी कई सारी सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ हुई आसाम में सीडीएम के दौरान। जैसे एक कनिंगम सर्कुलर आया था। बेसिकली जेआर कनिंगम जो हैं वो उस टाइम पे आसाम के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन हुआ करते थे। इन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसको बुलाया जाता है कनिंगम सर्कुलर और बेसिकली इस ऑर्डर के थ्रू स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स उस पर बैन लगाया गया। बेसिकली इस ऑर्डर के थ्रू ये बोला गया कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में या फिर सीडीएम में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ने बड़ा सक्सेसफुली इस कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट में स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया इन मई 1930। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट था। इसके अलावा चंद्र प्रवाह उन्होंने दिसंबर 1930 में एक कछारी विलेज था, कछारी विलेज के लोगों को मोटिवेट किया, उनको तैयार किया कि जितने भी फॉरेस्ट लॉज हैं उनको तोड़ा जाए। हालांकि उतना मास पार्टिसिपेशन नहीं है आसाम के लोगों का ड्यूरिंग दी सीडीएम, लेकिन उसके बावजूद एक दो बड़े सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं जिनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कनिंगम सर्कुलर। बेसिकली जेआर कनिंगम जो कि उस टाइम पे आसाम के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन हुआ करते थे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसको बुलाया जाता है कनिंगम सर्कुलर और इस ऑर्डर के थ्रू स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगाया गया। लेकिन स्टूडेंट्स ने इस कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट में बड़ी सक्सेसफुल स्ट्राइक करी इन मई 1930। बंगाल की कहानी अपनी है। बंगाल हमेशा से ही अलग दिशा में चलता रहा है। 1905 से ही बंगाल कांग्रेस में डिवीजन देखने को मिलता था। ये लोग कभी साथ हो जाते थे, कभी अलग हो जाते थे। जब सीडीएम की बारी आई तो बंगाल कांग्रेस में दो फैक्शंस हुआ करते थे। एक फैक्शन को लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरे फैक्शन को लीड कर रहे थे जेएम सेनगुप्ता। अच्छा, बंगाल में एक और ग्रुप हुआ करता था जिनको बुलाया जाता है भद्रलोक लीडर्स। ये जो भद्रलोक लीडर्स हैं ये आज भी बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं बंगाल की पॉलिटिक्स में। भद्रलोक का लिटरल मीनिंग होता है जेंटलमैन, लेकिन उस टाइम से ही भद्रलोक लीडर्स जो हैं वो यूजुअली अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे। इनका नंबर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन इनका पॉलिटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। जब ये डिवीजन चल रहा था कांग्रेस में तो कैलकाटा कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस में एक बार मेयर रहे जेएम सेनगुप्ता, उसके बाद मेयर बने सुभाष चंद्र बोस। कोई भी भद्रलोक लीडर जो है वो चुनाव को नहीं जीत पाया और इसकी वजह से ये जो भद्रलोक लीडर्स हैं इनका रूरल मासेस के साथ में कनेक्शन खत्म होता गया। ये लोग रूरल मासेस से एलियनेट होते गए। मतलब बंगाल में अलग कहानी चल रही है, कांग्रेस में डिवीजन है, यूपर से ये जो भद्रलोक लीडर्स हैं, हालांकि ये कोई कास्ट नहीं है। भद्रलोक का लिटरल मीनिंग होता है जेंटलमैन, लेकिन हाँ भद्रलोक यूजुअली इसमें अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर कास्ट के लोग हो सकते हैं। अपर कास्ट में भी जो लोग गरीब होते थे, जो लोग अनपढ़ होते थे,
उनको भद्रलोक कम्युनिटी में इंक्लूड नहीं किया जाता था। बट हाँ, ये भद्रलोक लीडर्स अपने आप में पॉलिटिकली बड़े इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे, अपने आप में इंटेलेक्चुअली भी बड़े इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे। और ये जो भद्रलोक लीडर्स हैं, इनका रूरल मासेस के साथ में कनेक्शन खत्म होता जा रहा था। बंगाल कांग्रेस में डिवीजन है, दूसरी तरफ ढाका में और किशोरगंज में कम्युनल राइट्स देखने को मिल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में कम्युनल राइट्स देखने को मिल रहे हैं। और इस वजह से ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी बंगाल में, और मुस्लिम्स भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस सीडीएम के दौरान। लेकिन बंगाल जो है वो प्राइमरी सेंटर रहा है हमेशा से। कम पार्टिसिपेशन के बावजूद भी सबसे ज़्यादा अरेस्ट सीडीएम के दौरान अगर होंगी तो वो बंगाल में होंगी। सबसे ज़्यादा वायलेंस अगर कहीं देखने को मिलेगा तो बंगाल में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 1930 अप्रैल के महीने में ही सूर्या सेन जो है वो चित्तगोंग आर्मरी रेड को करेंगे, 2 आर्मरीज को लूटेंगे, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था। मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि बंगाल में उस लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं था, और उसके 2 रीजंस हैं। एक तो बंगाल कांग्रेस में डिवीजन, और दूसरा कम्युनल राइट्स। इसकी वजह से ना तो लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए सीडीएम में, और ना ही मुस्लिम्स का उतना पार्टिसिपेशन देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा अरेस्ट अगर कहीं देखने को मिली तो बंगाल में देखने को मिली। सबसे ज़्यादा वायलेंस अगर सीडीएम के दौरान कहीं देखने को मिला तो बंगाल में देखने को मिला। इनफैक्ट सूर्या सेन जो है वो चित्तगोंग आर्मरी रेड को इसी दौरान करेंगे, अप्रैल 1930 में करेंगे, अपन ने पढ़ा हुआ है। आसाम की कहानी क्या है? आसाम में भी उतना हाई लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट में स्ट्राइक। बंगाल की कहानी क्या है? बंगाल में भी उतना पार्टिसिपेशन नहीं था सीडीएम में। क्यों? क्योंकि एक तो कांग्रेस में डिवीजन था, दूसरा कम्युनल राइट्स की वजह से मुस्लिम्स लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा अरेस्ट बंगाल में हुए, सबसे ज़्यादा वायलेंस बंगाल में देखने को मिला। फिर इसके बाद बात आती है बिहार की। चंपारण और सारण 2 वो पहले डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां पे सॉल्ट सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया। चंपारण और सारण बिहार के 2 वो पहले डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां पे सॉल्ट सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया। बट बिहार की अलग कहानी है। बिहार बेसिकली लैंड लॉक स्टेट है, मतलब ओशन से नहीं जुड़ता है, और इस वजह से बिहार में सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा स्केल पे होती नहीं थी। थोड़ी बहुत सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ज़्यादा होती नहीं थी। ज़्यादा नहीं होती थी, इसके बावजूद बिहार के कई सारे रीजन्स में सॉल्ट सत्याग्रह को बहुत एक्टिवली ऑर्गेनाइज किया गया। जैसे पटना में एक नाकश पॉन्ड था, उस नाकश पॉन्ड में सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया। बेसिकली वहाँ पे सॉल्ट को बनाया गया, और जो सरकार की मोनोपोली थी सॉल्ट के बनाने के ऊपर, उसको तोड़ा गया, और इसको लीड किया अंबिकाकांत सिन्हा ने। किसने लीड किया? अंबिकाकांत सिन्हा ने। अच्छा, ये जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो बिहार में, बट ऑब्वियसली बात है, उतना पावरफुल नहीं था, बिकॉज यहाँ पे सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। बट यहाँ पे नो चौकीदारी टैक्स एजिटेशन बड़ा पावरफुली रन हुआ, बड़ा पावरफुली ऑर्गेनाइज किया गया नो चौकीदारी टैक्स एजिटेशन को। बेसिकली बिहार एग्रीकल्चरल रीजन है, और एग्रीकल्चरल रीजन में अंग्रेज सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, लोगों के ऊपर रेंट लगाती थी, और यहाँ पे अंग्रेज सरकार एक चौकीदारी टैक्स लगाती थी। बेसिकली अंग्रेज सरकार ये कहती थी कि आपको हम बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें चौकीदारी टैक्स दो। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, और उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हमें चौकीदारी टैक्स दो। यहाँ के जितने भी पीजेंट्स थे उन्होंने बोला कि हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। इनफैक्ट नवंबर 1930 आते आते बिहार वाले रीजन में फॉरेन क्लोथ्स की जो सेल है और फॉरेन लिकर की जो सेल है वो एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे बिहार में छोटा नागपुर रीजन भी हुआ करता था, जो कि एक ट्राइबल बेल्ट थी, आजकल झारखंड का हिस्सा है। ये जो छोटा नागपुर बेल्ट है, यहाँ पे वायलेंस भी देखने को मिला, यहाँ पे थोड़ी बहुत बेईमानी भी देखने को मिली। यहाँ पे लोगों ने गांधी जी के प्रिंसिपल्स के बियॉन्ड जाके चीज़ें करने की कोशिश करी। अगर एक एक करके अपन देखें, एक थे बोंगा मांझी और दूसरे थे सोमरा मांझी। ये दोनों ही गांधीयन लीडर्स थे, ये दोनों ही गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, और ये एक मूवमेंट को चलाएंगे हजारीबाग में। और इनकी लीडरशिप में ये लोगों को बोलेंगे, अपने फॉलोअर्स को बोलेंगे कि आप मीट को गिव अप करो, आप लिकर को गिव अप करो, और आप खादी को यूज़ करो। मतलब इन्होंने गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। लेकिन इसी रीजन में सांथाल्स रहा करते थे, और सांथाल्स ने बड़ा अजीब काम किया। उन्होंने गांधी जी के नाम पे इल्लीगली डिस्टिलेशन ऑफ लिकर शुरू कर दिया। उन्होंने इल्लीगली
दारू बनाना शुरू कर दिया और नाम लिया गांधी जी का। गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे नॉन वायलेंस के और गांधी जी का प्रिंसिपल था ट्रुथ का, सच का। लेकिन ये जो सांताल्स हैं वो सच का रास्ता छोड़ के, वो नॉन वायलेंस का रास्ता छोड़ के गांधी जी के नाम पे इलीगली लिकर को बनाएंगे और उसको कंज्यूम करेंगे, उसको बेचेंगे। मतलब कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां पे लोगों ने अपने हिसाब से सीडीएम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी और सब कुछ किया गया गांधी जी के नाम पे। बिहार की कहानी क्या है कि बिहार में चंपारण में और सारण में ये पहली 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी जहां पे सॉल्ट सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन बिहार की लिमिटेशन थी, बिकॉज बिहार में सॉल्ट की उतनी मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं थी, तो उस हाई लेवल पे सॉल्ट सत्याग्रह में लोग पार्टिसिपेट करेंगे भी नहीं। बट हाँ, जब शुरू होगा नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन, तो बढ़ चढ़ के बिहार के जो पीजेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उस दौर के बिहार में एक ट्राइबल बेल्ट हुआ करती थी छोटा नागपुर की, जो कि आज की डेट में झारखंड में है। यहाँ पे लोगों में थोड़ी मिलिटेंसी भी देखने को मिली, थोड़ा वायलेंस भी देखने को मिला और सांथाल्स ने थोड़ी सी बेईमानी भी की। हाँ, लेकिन कुछ अच्छे काम भी हुए, जैसे बोंगा मांझी हैं, सोमरा मांझी हैं, ये मूवमेंट लीड करेंगे हजारीबाग में। अपने फॉलोअर्स को बोलेंगे कि मीट को गिव अप करो, लिकर को गिव अप करो और खादी को यूज़ करो। पेशावर अपने आप में केस स्टडी है, मतलब एपी सेंटर। पेशावर वो एरिया है जहाँ पे लगभग 90% पॉपुलेशन मुस्लिम लोगों की थी, मुसलमान लोगों की थी। और अपन अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि मुस्लिम्स का उतना पार्टिसिपेशन नहीं था सीडीएम में जितना एनसीएम के टाइम पे था। लेकिन पेशावर में बढ़ चढ़ के मुस्लिम्स, बढ़ चढ़ के जो पठान लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और इन पठान लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको पॉपुलरली बुलाया जाता है बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको पॉपुलरली बुलाया जाता है बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी। और ये गांधी के एडरेंट फॉलोअर थे, एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्मर थे। ये पेशावर के पठान्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, उनके बीच में रिफॉर्म्स की बातचीत करेंगे। इनफैक्ट ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये पहला पश्तो पॉलिटिकल मंथली शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पख्तून। क्या नाम होगा? पख्तून। पहला पश्तो में पॉलिटिकल वीकली शुरू करेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसका नाम होगा पख्तून। ये अपनी खुद की एक ब्रिगेड ऑर्गेनाइज करेंगे जिसको बुलाया जाता है खुदाई खिदमतगार्स, जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है रेड शर्ट्स। ये जो खुदाई खिदमतगार्स है, ये नॉन वायलेंट तरीके से पेशावर के लोगों को डिफेंड करने के लिए, वहाँ पे वेरियस मूवमेंट्स को मोबिलाइज करने के लिए काम करेगी। बड़ा यूनिक काम था ऐसे दौर में जहाँ पे मुस्लिम लोग, जहाँ पे हिंदू लोगों के बीच में डिवीजन क्रिएट किया जा रहा था, जहाँ पे सरकार एक्टिवली लोगों को डिवाइड कर रही थी। वहाँ पे एक आदमी है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको पॉपुलरली बुलाया जाता है बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी। ये अंग्रेज सरकार के सामने नहीं झुकेंगे, ये यूनिटी बना के रखेंगे, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और ये एक्टिवली ये इंश्योर करेंगे कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन ना हो और पेशावर में जो सीडीएम है वो बढ़ चढ़ के ग्रो करे, लोग बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट खान अब्दुल गफ्फार खान पहला पश्तो में पॉलिटिकल मंथली शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पख्तून। इनकी खुद की एक ब्रिगेड होगी जिसको बुलाया जाता है खुदाई खिदमतगार्स, जिसका पॉपुलर नाम है रेड शर्ट्स। खान अब्दुल गफ्फार खान अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पेशावर में। इनफैक्ट अप्रैल 23, 1930 को NWFP वाले रीजन में कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया जाएगा और जब इनको अरेस्ट किया जाएगा तो पूरे पेशावर में लंबे चौड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि सरकार के हाथ से पेशावर निकल ही जाएगा और जो लोकल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लेंगे। सरकार वहाँ पे लगाएगी मार्शल लॉ और एक तरीके से टेरर इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करेगी लोगों के दिल में, दिमाग में। इनफैक्ट वहाँ पे गढ़वाल राइफल्स के लोगों को, सोल्जर्स को बोला गया कि अनआर्म्ड क्राउड के ऊपर, पीसफुल क्राउड के ऊपर आप फायरिंग करो। लेकिन ये जो गढ़वाल राइफल्स के सोल्जर्स हैं वो इस अनआर्म्ड क्राउड के ऊपर, पीसफुल क्राउड के ऊपर फायर करने से मना कर देंगे। अल्टीमेटली इस रीजन में पीस को रिस्टोर किया जाएगा, ऑर्डर को रिस्टोर किया जाएगा ऑन May 4। अपने आप में बड़ी बात है, एक ऐसे दौर में जहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड किया जा रहा है, एक्टिवली पॉलिसीज लाई जा रही हैं कि किसी भी तरीके से डिवीजन क्रिएट किया जाए, वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और इंश्योर कर रहा है कि कोई भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिवीजन ना हो और पठान्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, मुस्लिम्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस सीडीएम में, हमारे नेशनल मूवमेंट की लड़ाई में। इसके बाद शोलापुर जो है वो सदर्न महाराष्ट्र में एक इंडस्ट्रियल टाउन था और शोलापुर वो जगह है जहाँ पे गांधी जी को जब अरेस्ट किया जाएगा
तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। गांधी जी को अरेस्ट किया गया था 4 मई को 1930 को, अपन ने पढ़ा हुआ है, पिछले ही सेशन में पढ़ा है। जब गांधी जी को अरेस्ट किया जाएगा तो शोलापुर जो कि इंडस्ट्रियल टाउन था, वहाँ के जितने भी टेक्सटाइल वर्कर्स हैं वो एक लंबी चौड़ी स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करेंगे मई 7 को, और इस स्ट्राइक के दौरान लिकर शॉप्स को जलाया जाएगा। इस स्ट्राइक के दौरान जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के सिंबल्स थे, जैसे रेलवे स्टेशंस, जैसे पुलिस स्टेशंस, जैसे म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, जैसे लॉ कोर्ट्स, उनको खूब जलाया जाएगा, उनको खूब डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इनफैक्ट ये जितने भी शोलापुर के वर्कर्स हैं वो वर्चुअली पैरेलल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर देंगे। ये जो पैरेलल गवर्नमेंट है ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को अपने हाथ में ले लेगी। फाइनली सरकार यहाँ पे पीस को स्टैब्लिश करेगी। एक तरीके से ये कहें कि वापस से कंट्रोल अपना स्टैब्लिश कर पाएगी मार्शल लॉ लगा के आफ्टर मई 16। तो मतलब शोलापुर में बड़ा वायलेंट एक्टिविटी देखने को मिली जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया। उसके बाद धर्षणा, अपन ने इसके बारे में पढ़ा है। गांधी जी को 4 मई 1930 को अरेस्ट किया गया था। और क्यों अरेस्ट किया गया था? बिकॉज गांधी जी ने अनाउंस किया था कि धर्षणा सॉल्ट वर्क्स जो हैं वहाँ पे रेड को ऑर्गेनाइज करेंगे गांधी जी। रेड को ऑर्गेनाइज करते उससे पहले ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। इस रेड को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी अब्बास तैयब जी ने, अपन ने पढ़ा हुआ है, और कस्तूरबा बाई ने। लेकिन एक बार फिर से मई 21, 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल जो कि गांधी जी के बेटे थे, ये तीनों लोग धर्षणा सॉल्ट वर्क्स पे फिर से रेड को ऑर्गेनाइज करेंगे। एक बार फिर से ये बोलेंगे कि गांधी जी ने ये जो बोला था कि हम रेड ऑर्गेनाइज करेंगे उसको हम पूरा करेंगे, और ये एकदम पीसफुल तरीके से धर्षणा सॉल्ट वर्क्स की तरफ जाएंगे रेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन इस अनआर्म्ड और पीसफुल क्राउड के ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करेगी। इस लाठी चार्ज में 2 लोग मारे जाएंगे और लगभग 320 लोग इंजर्ड होंगे। बहुत सिंपल सी बातचीत एक बार फिर से देख लेते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। आसाम में कनिंगम सर्कुलर लाया गया था। बेसिकली कनिंगम सर्कुलर में क्या कहा गया कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बैन लगाया जा रहा है। लेकिन इस कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट में स्टूडेंट्स ने बड़ा एक्टिवली और बड़ा सक्सेसफुली स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया। बंगाल की कहानी अपनी चल रही है। बंगाल में डिवीजन है, कांग्रेस में डिवीजन है, और कम्युनल राइट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम्स का भी पार्टिसिपेशन उतना नहीं है। लेकिन बावजूद इसके बंगाल में सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिली। बिहार में कहानी क्या है? बिहार क्योंकि लैंडलॉक है, ओशन से उसकी बाउंड्री नहीं लगती है, तो वहाँ पे सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग उतनी होती नहीं थी, तो सॉल्ट सत्याग्रह उतना प्रोमिनेंट नहीं था बिहार में। बिहार में प्रोमिनेंट था नो चौकीदारी टैक्स एजिटेशन। अच्छा, बिहार में ही ट्राइबल बेल्ट थी छोटा नागपुर की, और वहाँ पे कुछ एजिटेशंस देखने को मिले, कुछ वायलेंस भी देखने को मिला, और कुछ लोगों ने जैसे सांताल्स ने गांधी जी के नाम पे थोड़ी सी बेईमानी भी की। पेशावर में बड़ा सिग्निफिकेंट इंसान खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको पॉपुलरली बुलाया जाता है बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी, ये जितने भी पठान्स हैं, जितने भी मुस्लिम्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे और सीडीएम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। इनफैक्ट पहला पश्तो में पॉलिटिकल मंथली ये पब्लिश करना शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा पख्तून। इनकी खुद की एक ब्रिगेड होगी जिसको बुलाया जाएगा खुदाई खिदमतगार, जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है रेड शर्ट्स। ये जो रेड शर्ट्स के लोग हैं, ये नॉन वायलेंस के साथ में पेशावर के लोगों के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। इस मूवमेंट को और पावरफुल करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इनफैक्ट अप्रैल 23, 1930 को जब NWFP में कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो इस एरिया में बड़े मास डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि जो सरकार है उसके हाथ से पूरा कंट्रोल चला जाएगा। सरकार यहाँ पे लगाएगी मार्शल लॉ को, और फिर फाइनली ऑर्डर को वापस से रिस्टोर किया जाएगा ऑन May 4। शोलापुर वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया 4 मई 1930 को। और इसके अलावा धर्षण सत्याग्रह, इसको बोल देते हैं अपन, धर्षण सॉल्ट वर्क्स, गांधी जी ने अनाउंस किया था 4 मई 1930 को, या पहले अनाउंस कर दिया था कि ये जो धर्षण सॉल्ट वर्क्स है इन पे अपन रेड करने वाले हैं। लेकिन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया 4 मई 1930 को। और गांधी जी का ये जो प्लान है इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी अब्बास तैयब जी ने और कस्तूरबा बाई ने। फिर दोबारा से मई 21, 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल वापस से बोलेंगे कि ये जो धर्षण सत्याग्रह पे, ये जो धर्षण सॉल्ट वर्क्स हैं, इन पर जो रेड होनी थी,
जो कि अनफिनिश्ड है उसको अब हम कंडक्ट करेंगे। मई 21 को ये रेड की जाएगी, अनआर्म्ड और पीसफुल क्राउड के ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करेगी और इस लाठी चार्ज में 2 लोग मारे जाएंगे, लगभग 320 लोग इंजर्ड होंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, यहाँ की कहानी क्या है? CWC ने गांधी जी की अरेस्ट के बाद में कुछ और चीज़ों को इंक्लूड किया था CDM में, जिसमें ये बोला गया था कि सेंट्रल प्रोविंस में फॉरेस्ट लॉज को तोड़ा जाएगा और इस महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंस वाले एरिया में खूब सारे फॉरेस्ट लॉज को तोड़ा गया। जैसे ग्रेजिंग के जो लॉज थे, जैसे टिम्बर के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और पब्लिक ने इन लॉज को तोड़ा, टिम्बर को इकट्ठा किया, ग्रेजिंग के लिए कैटल्स को लेके गए और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उसको इलीगली अक्वायर किया गया और पब्लिक में बेचा गया। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंस वाले एरिया में फॉरेस्ट लॉज का जो वायलेशन है वो बढ़ चढ़ के देखने को मिला। गुजरात में तो मतलब प्राइमरी सेंटर था, गुजरात से तो पूरी कहानी शुरू हुई। दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई? साबरमती आश्रम से, और साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की गई थी। तो गुजरात तो प्राइमरी सेंटर था। गुजरात में इम्पैक्ट देखने को मिला खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के आनंद, बोरसद, नादीदाद एरियाज में, सूरत डिस्ट्रिक्ट में, भरूच डिस्ट्रिक्ट में, तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गुजरात में खूब इम्पैक्ट देखने को मिला इस सॉल्ट सत्याग्रह का। इनफैक्ट इन एरियाज में नो टैक्स मूवमेंट चलाया गया और बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया इस नो टैक्स मूवमेंट को। विलेजर्स को जब पुलिस वालों ने रिप्रेस करने की कोशिश करी, मारने पीटने की कोशिश करी, तो बहुत सारे विलेजर्स जो हैं वो आसपास के प्रिंसली स्टेट्स में चले जाएंगे, जैसे बड़ौदा। गुजरात की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो गुजरात में बड़े छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, कुछ 400-500 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे। तो जब विलेजर्स को पुलिस वाले इस CDM के दौरान रिप्रेस करने की कोशिश करेंगे, मारने पीटने की कोशिश करेंगे, तो ये जो विलेजर्स हैं ये बच के निकल जाएंगे आसपास के प्रिंसली स्टेट्स में। गुजरात में तो प्राइमरी सेंटर था, खूब सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। यूनाइटेड प्रोविंस, आज का यूपी, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे नो रेवेन्यू कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया। जमीदास ने बोला कि हम सरकार को रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, लेकिन ये जो नो रेवेन्यू कैंपेन है ये उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना स्ट्रांग होगा नो रेंट कैंपेन। नो रेंट कैंपेन के तहत टेनेंट्स जो हुआ करते थे उन्होंने जमींदार्स को बोला कि हम आपको रेंट नहीं देंगे, आप ये जो रेंट चार्ज करते हो वो बेहद हाई है। देखो, जमींदार ज़्यादातर जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट थे, कुछ एक जमींदार ऐसे थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल नहीं थे। उन्होंने नो रेवेन्यू कैंपेन को चलाया, लेकिन ज़्यादातर जो जमींदार थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल थे, और इसलिए ये जो नो रेंट कैंपेन है इसने बढ़ चढ़ के इन्फ्लुएंस दिखाया। टेनेंट्स ने बढ़ चढ़ के जमींदार्स को बॉयकॉट करने की शुरुआत करी, रेंट कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया कि अब हम आपको रेंट नहीं देंगे। और ये जो एक्टिविटी है ये आगरा और रायबरेली वाले एरिया में खूब देखने को मिली इन अक्टूबर 1930। मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पे कहानी अलग है। यहाँ पे 13 साल की रानी गेडेनिल्यू होती थी जो कि नागा स्पिरिचुअल लीडर थी, और इन्होंने अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट में रिवोल्ट का बैनर उठाया। इन्होंने बोला कि हम अंग्रेज सरकार को ना तो कोई टैक्स देंगे और ना ही अंग्रेज सरकार के लिए कोई भी काम करेंगे। रानी गेडेनिल्यू बड़ी प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर, इनके कज़न हुआ करते थे हाइपो जडोंग, हाइपो जडोंग से इंस्पायर्ड थे। और जब ये रिलीजियस मूवमेंट धीरे धीरे पॉलिटिकल मूवमेंट में टर्न होगा, धीरे धीरे लोग जो हैं जब टैक्स कैंपेन, नो टैक्स कैंपेन को ज्वाइन करेंगे, जब अंग्रेज सरकार के कामकाज को बंद करने की बातचीत करेंगे, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो हैं वो रानी गेडेनिल्यू और इनके कज़न हाइपो जडोंग को पकड़ने की शुरुआत करेंगे। हाइपो जडोंग को पकड़ा जाएगा और इनको फांसी दी जाएगी 1931 में। ट्रीजन के चार्जेस पे, देशद्रोह के चार्जेस पे हाइपो जडोंग को फांसी दे दी जाएगी। और रानी गेडेनिल्यू को पकड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पुलिस को ऑर्डर कर देगी, पुलिस को छोड़ देगी इनके पीछे, और रानी इनको घुमाएंगी, काफ़ी लंबे टाइम तक घुमाएंगी। फाइनली पकड़ी जाएंगी अक्टूबर 1932 में। और जब रानी गेडेनिल्यू को अक्टूबर 1932 में कैप्चर कर लिया गया तो इनको आजीवन कारावास के लिए जेल में डाल दिया गया। फाइनली जब 1946 में हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी तब इनको रिलीज किया जाएगा मणिपुर की तुरा जेल से। तो मणिपुर और नागालैंड में क्या हुआ है, 13 साल की उम्र में रानी गेडेनिल्यू जो कि नागा स्पिरिचुअल लीडर हुआ करती थी, वो रिवोल्ट करेंगी, वो अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट में बैनर उठाएंगी और बोलेंगी कि ना तो हम आपको टैक्स देंगे और ना आपके लिए काम करेंगे।
इनके एक कज़न थे हाइपो जडोंग, जो कि इनके साथ में मिलके काम करेंगे। हाइपो जडोंग को अरेस्ट किया जाएगा और इनको फांसी दे दी जाएगी ट्रीजन के लिए 1931 में। और रानी जी को फाइनली अरेस्ट किया जाएगा अक्टूबर 1932 में और इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी। जब 1946 में हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, वो इंटरिम गवर्नमेंट रानी को जेल से रिलीज़ करेगी, तुरा जेल से रिलीज़ करेगी, जो कि आज की डेट में मणिपुर में है। और इसके साथ हमारे कंट्री के वेरियस हिस्सों में ये सॉल्ट सत्याग्रह, ये सीडीएम किस तरीके से स्प्रेड हुआ, उसके बारे में बातचीत खत्म हो गई। अब अपन बात करेंगे कि वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इस सीडीएम में कैसे पार्टिसिपेट करेगी। फिर उसके बाद अपने को बात करनी है गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, फिर बात करनी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये सारी बातचीत अपन अगले सेशंस में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और देखो, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें एक एक चीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। बट हाँ, इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं आंसर लिखने के लिए और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन चीज़ों को याद रखो। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ मोटा मोटा आइडिया कि एक तो ये कनिंघम सर्कुलर क्या है, इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो। थोड़ा बहुत ये भी याद रखो कि कल को अगर कोई पूछ ले तो आपको पता हो कि आसाम में स्टूडेंट स्ट्राइक हुई थी इस कनिंघम सर्कुलर के अगेंस्ट में। बंगाल में मोटा मोटा याद रखो कि कांग्रेस में डिवीजन की वजह से और कम्युनल राइट्स की वजह से उतना पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला सीडीएम में। फिर बात आएगी बिहार की, तो बिहार में दो चीज़ें याद रखो कि लैंडलॉक स्टेट है, इसकी वजह से सॉल्ट सत्याग्रह उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन यहाँ पे नो चौकीदारी टैक्स एजिटेशन बेहद पावरफुल था। इसी एरिया में ये जो सांथाल्स हैं, ये थोड़ा सा गांधी जी के नाम पे बेईमानी भी करेंगे। पेशावर को थोड़ा ढंग से याद रख लो, बिकॉज उस टाइम पे सिग्निफिकेंट था। जहाँ पे मुस्लिम लोगों का उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, वहाँ पे एक इंसान इंश्योर कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कोई डिवाइड ना हो। और उस इंसान का नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको पॉपुलरली बुलाया जाता है बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी। इन्होंने पहला पश्तो का पॉलिटिकल मंथली शुरू किया जिसका नाम था पख्तून। इनकी खुद की एक ब्रिगेड थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतकार, जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है रेड शर्ट्स। शोलापुर का याद रख लो, बिकॉज शोलापुर में सबसे ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटी देखने को मिलेगी जब गांधी जी को अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद दर्शन सत्याग्रह के बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है। कब ऑर्गेनाइज किया गया इसको? मई 21, 1930। किन तीन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया? सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल। किसने? सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल। बेसिकली दर्शन सॉल्ट वर्क्स को ये रेड करने के लिए जाएंगे, बट पुलिस इनके ऊपर लाठीचार्ज करेगी। 2 लोग इसमें मारे जाएंगे और 320 लोग इंजर्ड होंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंस में फॉरेस्ट लॉज को बढ़ चढ़ के वायलेट किया गया। गुजरात तो प्राइमरी सेंटर था, तो खूब सारा यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह भी हुआ और यहाँ पे नो टैक्स मूवमेंट भी चलाया गया। यूपी में बट ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर रीजन है, तो यहाँ पे नो रेंट कैंपेन जो है वो बढ़ चढ़ के चलाया गया। और मणिपुर और नागालैंड की अगर बात हो तो एक नाम याद रखो, रानी गेडेनिल्यू, जो कि अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट में रिवोल्ट का बैनर उठाएंगी। इनको फाइनली अरेस्ट किया जाएगा अक्टूबर 1932 को। इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी, बट 1946 में जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी तो इनको राइटफुली रिलीज़ किया जाएगा तोरा जेल से। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।